बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में हम जिस कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे वो है जी केमिस्ट्री ऑफ इथाइन। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स थे जी, उसके अंदर पहले लेक्चर के अंदर हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी केमिस्ट्री ऑफ इथीन को डिस्कस किया था। और लेक्चर 3 के अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये वो कंपाउंड है कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है जी। इसका एक ही फैमिली मेंबर आपके कोर्स के अंदर है और वो 2 कार्बन वाला अल्काइन है जिसको आप क्या कहते हैं जी, इथाइन कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम इथाइन को बनाने के तरीके और फिर इथाइन से होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इथाइन को बनाने के तरीके पढ़ने जाएंगे जी। तो इथाइन का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और बाकी कार्बन की वैलेंसी यहाँ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो तो यह इथेन कहलाता है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो और बाकी वैलेंसियां हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो तो ये इथीन कहलाता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो और वैलेंसियां हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो तो ये इथाइन कहलाता है। तो इथेन, इथीन और इथाइन, इनके स्ट्रक्चर अब आप दिमाग में रखिएगा। हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो इथाइन को बनाने का ये पहला तरीका अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी हाइड्रोलिसिस। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हाइड्रोलिसिस से फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है जी, और हाइड्रो का मतलब होता है जी वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में इस कंपाउंड को ब्रेक करना या इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना इथाइन के अंदर, ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है जी। तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी, यानी कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा। तो इसके नतीजे में जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो आपका इथाइन होगा। देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होगा जी। तो पहली चीज तो आपने ये देखी जी कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है जी, ब्रेकिंग विद वाटर एंड दैट रिजल्ट्स इन change in pH of a solution. This is the complete definition of hydrolysis. ये इक्वेशन अब आपके सामने है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पहले से मौजूद होता है। हाँ, ये दोनों कार्बन कैल्शियम से जो कि डाइवेलेंट है उससे मुंसलिक होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम है और ये 2 कार्बन है, CaC2 इसका फॉर्मूला है जी। तो जब इसके हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए आपको वाटर के 2 मोल्स लेना पड़ेंगे। होगा क्या जी, ये आप जानते हैं जी कि वाटर किस तरह ब्रेक होता है, हाइड्रोजन और OH के अंदर ब्रेक होता है जी। अब होगा क्या जी, जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो OH है, क्योंकि OH कितने हैं जी, 2 हैं, और कैल्शियम को भी कितने OH चाहिए, 2 OH चाहिए। तो जैसे ही इसको 2 OH नजर आएंगे तो ये 2 OH कैल्शियम के साथ चले जाएंगे और ये 2 OH कैल्शियम को अपने साथ ले जाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। इस पहले वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, दूसरे वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी खाली मौजूद है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ चले जाएंगे और इसके नतीजे में कैल्शियम कार्बाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो कैल्शियम कार्बाइड को आपने इथाइन के अंदर कन्वर्ट किया, और ये याद रखिएगा जी कि इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं जी। तो ये पहला तरीका था इथाइन को बनाने का, और इसके लिए आपने कैल्शियम कार्बाइड को इस्तेमाल किया। इस बात का ख्याल है जी कि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर पहले से ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो वाटर के OH पार्ट्स के साथ कैल्शियम निकल गया, जिसकी वजह से दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसियां खाली हुई। तो वाटर का बचने वाला हाइड्रोजन इन कार्बन के साथ अटैच हुआ और कैल्शियम कार्बाइड इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कहलाता है।
अच्छा जनाब, ये दूसरा तरीका आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी फ्रॉम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए डी का मतलब है निकलना, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, और हेलो का मतलब हेलो ग्रुप का निकलना। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि इस तरह का रिएक्शन हमने अल्कीन के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन जब अल्कीन के अंदर आपने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाई थी तो अपने दिमाग में याद रखें कि आपने अल्काइल हैलाइड यूज किया था। यहाँ पे जो आपने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवानी है वो एक बार नहीं बल्कि दो बार करवानी है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। इसका मतलब यह है जी कि दो आपके हेलो ग्रुप होने चाहिए जी। इसलिए आप जो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे वो करवाएंगे डाई ब्रोमो इथेन की। ठीक है जी, तो इस बात का ख्याल रखना है जी कि अगर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाई जाएगी डाई ब्रोमो इथेन की तो आपको क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा। और अगर ब्रोमोइथेन की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाते तो फिर आपको क्या मिलता, इथीन मिलता। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होती है ये अब आपके सामने है जी। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम रिस्पेक्टिव कार्बन, यानी दो मुख्तलिफ कार्बन में से एक में से हाइड्रोजन का रिमूव होना और एक में से हेलोजन का रिमूव होना। और अगर आप इसको रिमूव करवाएंगे तो यकीनन आपको डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट होता कौन है जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सोल्यूशन आपने अल्कोहल के अंदर यानी अल्कोहलिक मीडियम के अंदर बनाया हुआ होता है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि डाईब्रोमो इथेन का रिएक्शन आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाना पड़ेगा जी। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये बना हुआ है 1,2 डाईब्रोमो इथेन। क्योंकि ये हाइड्रोजन रिमूव होने हैं इसलिए मैंने इनको भी ओपन करके दिखाया है जी। इसका रिएक्शन आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जी। क्योंकि दो बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होनी है इसलिए इसके दो मोल्स को इस्तेमाल करना पड़ा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडियम के अंदर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है इसलिए यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक लिखा है जी। तो रिएक्शन में होगा क्या जी, ये जो दोनों ब्रोमो हैं ये दोनों पोटेशियम के साथ निकल जाएंगे और केबीआर बनाएंगे। इस तरह कार्बन कार्बन की दो वैलेंसियां, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो दो OH ग्रुप है जी ये दोनों हाइड्रोजन को लेके निकल जाएंगे और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, वाटर मिलेगा। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होंगी और कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। इसका मतलब क्या हुआ जी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। या भी सिंपल कह सकते हैं जी कि 1,1 डाईब्रोमो इथीन इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इसको कन्वर्ट करवाने के लिए आपने डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक को इस्तेमाल किया। तो ये 1,1 डाईब्रोमो इथेन था जिसको आप विसिनल डाईब्रोमाइड भी कहते हैं जी। तो इसकी जब डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग जिनेशन करवाई गई डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो इसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, इथाइन मिला। और इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो ये दो रिएक्शन थे इथाइन को बनाने के। तो पहला जो रिएक्शन पढ़ा वो आपने पढ़ा फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, और जो दूसरा रिएक्शन पढ़ा वो आपने पढ़ा बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाईब्रोमो इथेन। याद रखिएगा डाई क्लोरोमीथेन और डाई आयोडो इथेन भी आप यूज कर सकते थे। अच्छा साहब, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जाएंगे इथाइन की, यानी इथाइन के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस तरह इथीन के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा थे उसके अनसैचुरेटेड होने की वजह से, तो इथाइन की रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा है उसके अनसैचुरेटेड होने की वजह से। लेकिन जिस तरह इथीन के रिएक्शन आपके एडिशन रिएक्शन थे, ज़्यादातर रिएक्शन एडिशन रिएक्शन थे, बिल्कुल इसी तरह इथाइन के ज़्यादातर रिएक्शन भी आपके एडिशन रिएक्शन ही है। तो जब भी अनसैचुरेशन आएगी तो आपने ये तो बात अपने दिमाग में रखनी है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन दूसरी बात ये भी दिमाग में रखनी है कि रिएक्शन मुश्किल नहीं होंगे, बल्कि ज्यादातर रिएक्शन क्या होंगे जी, एडिशन रिएक्शन होंगे। और एडिशन रिएक्शन की खास बात मैंने आपको क्या बताई थी जी, कि एडिशन रिएक्शन की खास बात ये होती है जी कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या बताई थी अहम जी,
कि रिएजेंट को ब्रेक करना सीख लें कि रिएजेंट टूटता कहाँ से है, क्योंकि रिएजेंट के टूटने के बाद आधा हिस्सा एक कार्बन पे और उस रिएजेंट का आधा हिस्सा दूसरे कार्बन पे चला जाता है और इसके नतीजे में आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलती है। तो आइए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं जी। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजनेशन है। तो जब भी कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड होगा तो इसका मतलब है उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजनेशन तो पॉसिबल होगी ताकि वो सैचुरेटेड हो जाए जी। तो इथाइन की भी हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है और आप ये जानते हैं जी कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है जी। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूजिंग कैटलिस्ट। तो यहाँ पर इथाइन की अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, इथाइन इथीन में भी कन्वर्ट हो सकता है और इथेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब डिपेंड ये कर रहा है जी कि आप कितने मोल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन दो स्टेप पे करके दिखाया गया है जी और दोनों स्टेप में एक एक मोल इस्तेमाल किए गए हैं जी। तो इथाइन की जब हाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी तो इसका मतलब है इथाइन का रिएक्शन आपको निकल से करवाना पड़ेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निकल क्या करेगा, इसका एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन के एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा और इन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइन जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये इथीन यानी इथाइलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 मोल्स लेते तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली इथेन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता था। तो अगर आपको इथाइन से इथेन बनाने के लिए आए तो आप भी करें, आपको भी चाहिए कि आप 2 स्टेप में शो करें। उसके बाद क्या होगा, जब इथीन की हाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी तो उसके बाद ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा। उसके बाद एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे चले जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यानी इथीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा जी कि इथाइन की हाइड्रोजनेशन 2 स्टेप्स के अंदर होती है जी और 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है जी कि अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन होगी तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन बरकरार रहेगी और इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गई तो यानी सारे के सारे ही डबल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचा, तो इसका मतलब ये है जी कि एसिटाइलिन जिसको आप इथाइन भी कहते हैं वो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन। तो इथाइन की हाइड्रोजनेशन से इथीन भी मिलता है और अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाई जाए तो इथीन भी आपको मिलता है। अच्छा जनाब, ये दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और ये दूसरा जो रिएक्शन है वो है जी हैलोजिनेशन। और आपको मालूम है जी कि जिनेशन का मतलब एडिशन होता है और यकीनन हैलो का मतलब X2 है यानी हैलोजन है जी। हाइड्रोजन के अंदर क्लोरीनेशन भी पॉसिबल है, ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है, आयोडीनेशन भी पॉसिबल है। हाँ यकीनन रिएक्टिविटी ऑर्डर और रिएक्शन कंडीशन मुख्तलिफ होंगी। तो आइए इसको देखते हैं जी। तो हैलोजिनेशन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ हैलोजन। तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन आपका हैलोजिनेशन कहलाता है जी। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो इथाइन की आपने क्लोरीनेशन करवाई, बात का ख्याल रखिएगा जी कि इथेन की क्लोरीनेशन के लिए आपको सनलाइट की जरूरत होती है जी क्योंकि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन जिस तरह इथीन की क्लोरीनेशन के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह इथाइन की क्लोरीनेशन के लिए भी आपको लाइट की जरूरत नहीं होती। इथाइन आपका हाईली रिएक्टिव है और ये रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही वक़्फ़ पजीर हो जाता है जी। तो होगा क्या जी, ये एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, इसी तरह क्लोरीन का दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और एक क्लोरीन इस कार्बन पे और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन में चला जाएगा और इसके नतीजे में आपको 1,2 डाइक्लोरो इथीन मिलेगा। तो ये इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 1,2 डाइक्लोरो इथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। मजीद क्लोरीनेशन पॉसिबल है क्योंकि ये कंपाउंड अभी भी रिएक्टिव है। तो ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये एक और बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्लोरीन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये तीसरा क्लोरीन इस कार्बन पे आ जाएगा और चौथा क्लोरीन इस कार्बन पे चला जाएगा और उसके नतीजे में आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा जो है जी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यानी 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथीन। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि क्लोरीन और ब्रोमीन ये आसानी से एडअप हो जाते हैं जी रूम टेम्परेचर कंडीशन के अंदर और जब इनका एडिशन रिएक्शन होगा तो डाई प्रोडक्ट, ये डाई प्रोडक्ट है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं।
और ये आपकी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहलाती है क्योंकि इसके अंदर 4 क्लोरीन लगे हुए हैं जी। तो डाई प्रोडक्ट भी पॉसिबल हैं और टेट्रा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, यानी 1,2 डाई ब्रोमो इथेन भी पॉसिबल है और 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन भी पॉसिबल है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि आयोडीन रूम टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन तो होता है जी, लेकिन इसका रिएक्शन करवाने के लिए आपको इथेनॉल की जरूरत पड़ती है जी। तो इथेनॉल क्या होता है जी? इथेनॉल सॉल्वेंट का काम करता है और इसको डिसॉल्व होने में मदद देता है जी। और दूसरी अहम बात क्या है जी? क्योंकि जो आयोडीन है वो मैसिव एटम है जी, और मैसिव एटम होने की वजह से इसकी डाई प्रोडक्ट ही पॉसिबल है, यानी 1,2 डाई आयोडो इथीन तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये चाहें जी 1,1,2,2 टेट्रा आयोडो इथेन मिले जी, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल इसलिए नहीं है जी कि 4 आयोडीन अगर एक साथ आएंगे तो ये बहुत मैसिव है, और मैसिव होने के वजह से ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे, और एक दूसरे के करीब होने की वजह से, इनके बल्कीनेस की वजह से, इनके हैवी होने की वजह से, जब एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे तो इनके दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी जी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि इनके करीब होने की वजह से रिपल्जन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा तो कंपाउंड फॉर्म भी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1,2 डाई आयोडो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन टेट्रा आयोडो प्रोडक्ट आयोडीन के केस के अंदर पॉसिबल नहीं है जी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको क्लोरीनेशन करके दिखाई है, आपको चाहिए कि आप ब्रोमिनेशन भी करके दिखाएं। ब्रोमिनेशन में भी ये रिएक्शन इसी तरह से होगा और ये 2 स्टेप के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप जब आयोडीनेशन करवाएंगे तो ये रिएक्शन यहीं पर खत्म हो जाएगा, ये रिएक्शन मजीद आगे नहीं जाएगा, यानी आयोडीन के केस में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होंगी। अच्छा सर, आप रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें जी, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। और इसका जो जवाब है, इसकी जो वजह है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी। उसकी वजह है जी स्टेट ऑफ मैटर। आप जानते हैं जी कि क्लोरीन गैसियस स्टेट में होती है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट के अंदर होती है और आयोडीन सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। और गैस आपकी, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो गैस की जो रिएक्टिविटी है वो लिक्विड से ज्यादा होती है। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है जी? सॉलिड की रिएक्टिविटी होती है। इसलिए आयोडीन का जो रिएक्शन है वो क्या कहते हैं, डिफिकल्ट है, और क्लोरीन का रिएक्शन आसान है। और उसकी वजह क्या है जी? स्टेट ऑफ मैटर का डिफरेंट होना। गैसेस आर मोर रिएक्टिव देन लिक्विड एंड लिक्विड आर मोर रिएक्टिव देन सॉलिड्स। अच्छा जनाब, ये तीसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये जो रिएक्शन है ये है जी रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। और जब भी रिएक्शन हैलोजन एसिड से करवाया जाएगा, तो हैलोजन एसिड का मतलब है हाइड्रोजन भी इसके अंदर मौजूद है और हैलोजन यानी एक्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? ये रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना और हैलोजन का ऐड होना। तो ये रिएक्शन हाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाता है। और हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब है जी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि HCl की एडिशन भी पॉसिबल है, HBr की एडिशन भी पॉसिबल है और HI की एडिशन भी पॉसिबल है। हाँ, इनकी रिएक्टिविटी और थोड़े से मुख्तलिफ हैं जिनको हम स्टडी करने जाएंगे जी। तो ये केमिकल इक्वेशन अब आपके सामने है, और यहाँ पे जो मैंने मिसाल दी है वो HBr की मिसाल दी है। ये मिसाल मैंने ऐसी दी है जी। आप HCl की भी रिएक्शन पॉसिबल है और HI के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है, तो आप ये तीनों ही बनाएंगे। तो देखिए हुआ क्या जी, ये भी 2 स्टेप में पॉसिबल है, यानी पहले स्टेप में आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी और दूसरे स्टेप के अंदर आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये कैसे मिलेगी, ये भी हम इसको देखते हैं जी। तो रिएक्शन क्या होगा जी? ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, HBr का बॉन्ड ब्रेक होगा। एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप चला जाएगा, और जो इथाइन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका 1 ब्रोमो इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका आयुपेक सिस्टम के तहत नाम है, 1 ब्रोमो इथीन। और इसको आप विनाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। विनाइल 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो इसको आप विनाइल कहते हैं, ठीक है जी। तो 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना इसे विनाइल बनाता है जी, और ये क्या कहलाता है? विनाइल ब्रोमाइड कहलाता है जी। उसके बाद दूसरी सब्स्टिट्यूशन होगी
और आपको मिलेगा जी 1,1 डाइब्रोमो इथेन। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अब जो आप एडिशन करवाने जा रहे हैं इथीन के अंदर, ये इथीन आपका सिमेट्रिकल नहीं है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि लेक्चर 2 के अंदर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर हेलोजन एसिड की एडिशन पे हमने बात करी थी और एक रूल पढ़ा था, और उस रूल को क्या कहते हैं जी, मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए, अगर आप इसको बीच से ब्रेक कर रही हैं, बीच से काट रही हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको CH2 नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको CHBr नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जी अनसिमेट्रिक है। जबकि इथाइन के अंदर हमने जब इसको बीच से काटे तो दोनों तरफ आपको CH नजर आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल है। तो जब भी सिमेट्रिकल अल्कीन्स की या सिमेट्रिकल अल्काइंस की आप हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे तो उस वक्त आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन की तादाद यकसा होगी। लेकिन जब इस तरह का केस आ जाएगा जी कि दोनों कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन की तादाद यकसा नहीं होंगी, तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगा के फैसला करना पड़ेगा जी कि ये वाला हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल को एक बार फिर पढ़ते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है जी, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, hydrogen will goes to that carbon that already contains large number of hydrogen। तो जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ये नया आने वाला हाइड्रोजन भी उसी कार्बन पे चला जाएगा। इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट बनी है, आपने क्या किया है जी, ये जो कार्बन था जी, इसी कार्बन पे आपने एक और हाइड्रोजन को भेजा है जी, और ब्रोमीन उसी कार्बन पे गया है जहां पे ये पहले मौजूद था। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाता है, 1,1 डाइब्रोमो इथेन कहलाता है जी। तो आप परेशान मत होइएगा, बस ये मैंने ब्रोमो पहले इस वाले कार्बन पे लगाया था तो ये कार्बन नंबर 1 था, अब मैंने ब्रोमो ये लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा दिया, तो जहां ब्रोमो लगा होगा वहीं से काउंटिंग होगी जी। तो ये परेशान मत होइएगा जी कि ये 2 पे लगाया जी, 2 पे नहीं लगाया, ये मैंने 1 पे ही लगाया जी। इसको मैंने मुख्तलिफ तरीके से शो किया। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप इसको CH3 यानी इसको CH3 CHBr भी लिख सकते थे, दोनों तरीके लिखने के सही है जी। तो मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई किया और मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करके हाइड्रोजन को उसी कार्बन पे भेजा जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा थे। ठीक है जी, तो ब्रोमीन उस कार्बन पे चला गया जहां पे हाइड्रोजन कम थे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस HBr का बॉन्ड ब्रेक हुआ। हाइड्रोजन गया उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे और ब्रोमीन गया उस कार्बन पे जहां ब्रोमीन कम थे जी, जहां हाइड्रोजन कम थे। और ये मार्कोनिकॉफ रूल मैंने अप्लाई करके इस प्रोडक्ट को बनाया। अच्छा जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर का आप ख्याल रखिएगा जी, क्योंकि ये रिएक्शन HCl के अंदर भी पॉसिबल है और ये रिएक्शन HBr के HI के अंदर भी पॉसिबल है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि दोनों के साथ ही रिएक्शन के अंदर, यानी तीनों के साथ रिएक्शन के अंदर HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाए या HBr के साथ रिएक्शन करवाया जाए या आप HI के साथ रिएक्शन करवाएं, ये दोनों ही स्टेप वाले रिएक्शन पॉसिबल हैं, ये दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो इस तरह भी आप पीछे वाले रिएक्शन को देखें जी, जिसके अंदर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं थी, तो इस वाले केस के अंदर क्योंकि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगी ही नहीं, मैक्सिमम आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी, तो यहाँ पर रिएक्शन HI से, HBr से और HCl तीनों से पॉसिबल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर पिछले वाले से मुख्तलिफ है जी और बिल्कुल ही मुखालिफ है। और उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह यहाँ पर जो रीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि Cl इसमें से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से कम है और I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से कम है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंबाइनिंग एटम के दरमियान जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है HCl का बॉन्ड HBr के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है और HI का जो बॉन्ड है वो HBr के मुकाबले में क्या है जी, HI का जो बॉन्ड है वो HBr के मुकाबले में लेस स्ट्रांग है। तो क्योंकि बॉन्ड लेस स्ट्रांग है इसलिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। HBr का बॉन्ड क्योंकि HI से ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए HBr की रिएक्टिविटी HI से कम है और क्योंकि HCl का बॉन्ड HBr और HI दोनों से ही ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए HCl की रिएक्टिविटी इन सब में सबसे कम है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है जी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और रिएक्टिविटी ऑर्डर की वजह क्या है जी। तो आपने इथीन के अंदर भी इसको डिस्कस किया था और आपने इथाइन के अंदर भी डिस्कस किया था, दोनों के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम है और दोनों के रिएक्टिविटी ऑर्डर की वजह भी सेम है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का आप ख्याल रखिएगा। ये चौथा रिएक्शन अब आपके सामने है जी
और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब है जी HCN से रिएक्शन करवाया जाए, तो HCN से रिएक्शन भी करवाया जाएगा तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाएगा जी। तो HCN अब आपके सामने है जी। HCN किस तरह ब्रेक होता है, H के अंदर और CN के अंदर ब्रेक होता है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि कार्बन नाइट्रोजन के पास भी ट्रिपल बॉन्ड है जी, तो कार्बन की चारों वैलेंसियां पूरी हैं जी। कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है CN के अंदर, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है जी। तो इथाइन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड से करवाया जाता है तो उसके लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसकी नतीजे में ये आपका एडिशन रिएक्शन होता है जी, और सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही पॉसिबल है, डबल सब्स्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इस HCN का बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसके नतीजे में जो इथाइन है एक कार्बन पर H चला जाता है, दूसरे कार्बन पर CN चला जाता है, और इथाइन जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है एक्राइलो नाइट्राइल के अंदर, या इसको दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की वजह से इसको कहते हैं विनाइल, और CN की वजह से कहते हैं इसको साइनाइड। तो ये इसका नाम है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि इम्तिहान में बहुत बार एक्राइलो नाइट्राइल के नाम से आया हुआ है, और क्योंकि बच्चा एक्राइलो नाइट्राइल से इस स्ट्रक्चर पे पहुंच ही नहीं पाता तो वो इस रिएक्शन को छोड़ देता है जी। तो देखेंगे, देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है, और सिर्फ नाम नहीं याद होने की वजह से ये रिएक्शन छूट जाता है जी। तो आपने इक्वेशन के साथ साथ नाम को भी फोकस करना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि CN के कंपाउंड को आप नाइट्राइल कहते हैं, और दो कार्बन को आप एक्राइलो नाइट्राइल कह रहे हैं जी, और दो कार्बन के अंदर अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो इसको विनाइल कहते हैं, और CN को साइनाइड कहते हैं जी। तो ये देखिए कॉमन नेम और आयुपैक नेम ये दोनों ही अपने आप ध्यान में रखें जी। तो एक्राइलो नाइट्राइल और विनाइल साइनाइड इन दोनों का आपने ख्याल रखना है। वैसे इन दोनों में से कोई भी आयुपैक सिस्टम के तहत नाम नहीं है, वरना इस कंपाउंड का नाम है सियानो इथीन। ठीक है जी, तो सियानो इथीन इस कंपाउंड का नाम था जी। लेकिन ये दोनों जो नाम है ये आपके कॉमन नेम है जी। तो इन इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के साथ साथ आप इसके कॉमन नेम का भी ख्याल रखिएगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम्स। ये पांचवा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछा गया है जी। देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। रिएक्शन विद वाटर लिखा हुआ है जी, और ये रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन है जी। लेकिन इसमें जो सेकंड प्रोडक्ट है उसकी रीअरेंजमेंट होती है, कैसे होती है मैं भी आपको बताऊंगा जी। तो इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और इस एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए आपने मर्क्यूरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाना पड़ेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और वाटर का बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन चला जाएगा, तो दूसरे कार्बन पर OH चला जाएगा, और जो आपका इथाइन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा विनाइल अल्कोहल के अंदर। अच्छा जनाब, अब क्या होगा, ये जो विनाइल अल्कोहल है ये इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये कोशिश करेगा जी कि ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करे। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है तो हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपने क्या देखा जी कि ये रीअरेंजमेंट कहलाती है, कि बगैर कुछ हुए जी, बगैर किसी एटम्स के रिमूव हुए इसी कंपाउंड के अंदर एटम्स ने अपनी जगह को, और डबल बॉन्ड ने अपनी जगह को क्या कर लिया जी, शिफ्ट कर लिया, और शिफ्ट करने से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी चेंज हो गई, इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप यानी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो ये जो फिनोमिना है ये रीअरेंजमेंट कहलाता है जी, कि विद इन द कंपाउंड एटम्स का या बॉन्ड की जगह का चेंज हो जाना, और जगह के चेंज हो जाने की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना, कंपाउंड की रिएक्टिविटी का चेंज हो जाना, ये रीअरेंजमेंट कहलाता है जी। तो यहाँ हुआ क्या है इसको एक बार फिर देखते हैं जी। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गए, और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो यानी कार्बन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो कार्बोनाइल कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और उसकी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी आउट हो जाएगी तो फौरन ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन की क्योंकि वैलेंसी कम हो गई जी,
बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करके इस कार्बन के साथ चला जाएगा, तो इस कार्बन पे अब 3 हाइड्रोजन आ गए और ये जो कार्बन था ये कार्बोनाइल कार्बन में कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया और ये हाइड्रोजन पहले से कार्बन के साथ मौजूद है जो आपने दिखा दिया, और ये वाला हाइड्रोजन तो आपको पता ही है जी कि रिमूव हो गया। तो हुआ क्या जी, इथाइन जिसको आप एसिटिलीन कहती हैं, ये विनाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हुआ था, और क्योंकि विनाइल अल्कोहल आपका हाईली रिएक्टिव था, तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुई और ये अल्कोहलिक ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इथेनॉल को आप एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये इम्तिहान में बहुत बार पूछा गया है, मुख्तलिफ तरीके से पूछा गया है जी, तो आप इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। कभी इस तरह से पूछा गया है जी कि व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइन इज ट्रीटेड विद HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। कभी पूछा गया है जी कि हाउ वुड यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथाइन, तो ये भी पूछने का एक तरीका है कि विनाइल अल्कोहल के बारे में ही कुछ नहीं बताया गया। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसको पूछने के, तो इस रिएक्शन का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। तो जब भी इथाइन का रिएक्शन वाटर से करवाया जाएगा जी, तो रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होगा। इथाइन कन्वर्ट हो जाएगा विनाइल अल्कोहल के अंदर, लेकिन क्योंकि विनाइल अल्कोहल आपका हाईली रिएक्टिव है, तो ये रीअरेंजमेंट होगी इसकी, और रीअरेंजमेंट के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर, यानी आप इथाइन से आप क्या बनाने जा रहे हैं जी, एल्डिहाइड बनाया है आपने। अच्छा जनाब, ये अगला रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये रिएक्शन आपका कंबशन रिएक्शन है, और आप जानते हैं जी कि कंबशन रिएक्शन तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन का खासा होता है जी। तो कंबशन का मतलब होता है क्या है जी, कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हीट करना, और हीट करने के बाद जो आपको जो प्रोडक्ट मिलती हैं उसके अंदर एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एक आपको वाटर मिलता है, और ये दोनों कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं जी। और इसके साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है जी, रिलीज होती है, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जी। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी, इसको अब आप याद रखिएगा जी। तो इथाइन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाया जाएगा जी, ऑक्सीजन इन द एयर से करवाया जाएगा, कंबशन होगा जी, ये बॉन्ड तमाम ब्रेक हो जाएंगे, कार्बन अलहदा हो जाएगा, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा, कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होगा, तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, और इसी नतीजे में आपको लॉट ऑफ हीट एनर्जी मिलेगी। तो ये सिंपल कंबशन रिएक्शन कहलाता है। तो इथाइन जिसको आप एसिटिलीन भी कह रहे हैं, ये कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो स्टोइचियोमेट्रिकली जो रेशो है उसको आप याद रखिएगा। 7वां रिएक्शन ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और देखिए इथीन के अंदर भी आपने ऑक्सीडेशन करवाई थी, और जब आपने KMnO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाया था तो आपको इथाइलिन ग्लाइकोल मिला था, और वहां उस वक्त जो आपने KMnO4 इस्तेमाल किया था वो कोल्ड KMnO4 इस्तेमाल किया था, यानी रूम टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन करवाया था। तो इथाइन की भी ऑक्सीडेशन होती है जी, लेकिन इथाइन की ऑक्सीडेशन में आपने इस बात का ख्याल रखना है जी कि इथाइन की ऑक्सीडेशन की भी KMnO4 से होती है जी, लेकिन अगर KMnO4 का रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करवाया जाए और KMnO4 को हीट करके रिएक्शन करवाया जाए तो रिएक्शन की जो रिएक्शन मुख्तलिफ होता है और आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिलती हैं जी। तो ये दो रिएक्शन अब आपके सामने आने जा रहे हैं, ये भी इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इनको भी आप बहुत तवज्जो से देखिएगा जी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है जी, रिएक्शन या एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पहला रिएक्शन अब आपके सामने है। तो इथाइन का रिएक्शन आपने जो करवाया है वो किससे करवाया है, KMnO4 से करवाया है, और कोल्ड कंडीशन के अंदर करवाया है। KMnO4 क्या करेगा जी, ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करेगा, और वाटर की प्रेजेंस में होगा क्या जी कि आपके जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये बिल्कुल टूट जाएंगे, और उसके नतीजे में दोनों कार्बन अलहदा अलहदा क्या होंगे जी, ऑक्सीडाइज होंगे, और ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इथीन की जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो इथीन कन्वर्ट हुआ था हाइड्रोक्सी के अंदर, ठीक है जी, यानी इथीन के अंदर जो कार्बन था उसके अंदर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया था जी, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन जब आप इथाइन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है जी, तो इसके अंदर डबल ऑक्सीडेशन होती है, और डबल ऑक्सीडेशन होने की वजह से देखिए आपको 2 ऑक्सीजन नजर आ रहा है, इसका मतलब है डबल ऑक्सीडेशन हुई है जी।
तो इसकी वजह से जब डबल ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोल्ड कंडीशन के अंदर दोनों ही कार्बन की अलहदा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, बॉन्ड मुकम्मल ब्रेक होने के बाद दोनों कार्बन की अलहदा अलहदा ऑक्सीडेशन होती है जी। और इथीन जिसके अंदर 2 कार्बन है, प्रोडक्ट के अंदर आपको सिर्फ 1 कार्बन मिलता है जी, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है जी। तो इथाइन जिसको आप एसिटिलीन भी कहते हैं जी, वो मिथानोइक एसिड जिसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है, और यहाँ जो इथाइन का रिएक्शन आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाया है, ये हॉट कंडीशन के अंदर करवाया है, यानी कि MnO4 के साथ इथाइन को आपने हीट करा है जी। तो हीट करने के दरमियान जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है जी, तो KMnO4 ने, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए नेसेंट ऑक्सीजन को इसने जनरेट किया है। और यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये डबल बॉन्ड तो, यानी ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हुए हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बरकरार रहा है, और दोनों ही कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है और डबली ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बरकरार रहा है। तो आपने क्या देखा, ये कार्बन भी COOH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बन भी COOH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या रहा जी, बरकरार रहा। तो आपने क्या देखा जी, इथाइन जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथेन डायोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं जी। तो ये दोनों रिएक्शन अब आपके सामने हैं, और दोनों रिएक्शन में अब आपको फर्क नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट यहाँ गलती करता है जी। तो देखिए, जब वो कोल्ड कंडीशन कहेगा तो फिर आपने फॉर्मिक एसिड बनाना है, जब वो हॉट कहेगा तो आपने ऑक्सैलिक एसिड बनाना है जी। यहाँ हुआ क्या है जी कि ये तीनों ही बॉन्ड ब्रेक हो गए, दोनों कार्बन अलहदा अलहदा हो गए, और दोनों कार्बन अलहदा अलहदा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो आपने इथाइन से, यानी 2 कार्बन वाले अल्काइन से आपको एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, यानी इथाइन से आपने क्या बनाया, मिथानोइक एसिड बनाया। लेकिन जब हॉट कंडीशन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है यानी जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। पाई बॉन्ड अलबत्ता ब्रेक हो जाएंगे जी। तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और दोनों कार्बन ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगे, इसलिए ये क्या बनेगा जी, ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। तो ये जो दोनों इक्वेशन अब आपके सामने आई थी, एक में आपने इथाइन का रिएक्शन KMnO4 से कोल्ड कंडीशन में करवाया, एक में आपने इथाइन का रिएक्शन KMnO4 से हॉट कंडीशन में करवाया। तो इन दोनों इक्वेशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, और इसके साथ साथ ये सवाल ये भी आ सकता है इस तरह जी कि व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइन इज ट्रीटेड विद KMnO4 अंडर कोल्ड कंडीशन एंड व्हेन इथाइन इज ट्रीटेड विद KMnO4 अंडर हॉट कंडीशन। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो यहाँ गलती मत कीजिएगा। ये 8वां रिएक्शन अब आपके सामने है जी, एंड दिस द रिएक्शन इज शोइंग द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है जी, तो इसका मतलब ये है जी कि इथाइंस आर एसिडिक इन नेचर। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इथेन एसिडिक नहीं होते, और इथीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला भी जो आपका कंपाउंड है, इथीन भी एसिडिक इन नेचर नहीं होता। तो इथेन और इथीन ये दोनों एसिडिक इन नेचर नहीं है। हाँ, इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर है जी। एसिडिक इन नेचर का मतलब क्या है जी कि हाइड्रोजन का सोडियम मेटल से, या भी आप आगे पढ़ने जाएंगे जी, हैवी मेटल से रिप्लेस हो जाना। तो आप ये जानते हैं कि एसिड वो चीज होती है जी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल होता है जी। तो यहाँ पर भी इथाइन का हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल है, इसलिए इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर है जी। तो यहाँ पर इथाइन का रिएक्शन जब सोडियम मेटल से करवाया जाता है जी, देखिए सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत के अंदर पॉसिबल है जी कि जब ये हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल हो। और हाइड्रोजन के एक्सचेंजेबल होने की वजह क्या है जी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कार्बन कार्बन के दरमियान बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से दूर चला गया है, और कार्बन से, यानी ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वजह से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एक एक बॉन्ड इन्होंने शेयर किया था वो अब कार्बन ने अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है जी, और हाइड्रोजन के पास वो कम है, यानी हाइड्रोजन इसमें क्या है जी, पार्शियल पॉजिटिव है जी। तो उसको जैसे ही जाने का मौका मिलेगा तो वो यहाँ से रिमूव हो सकता है। इसलिए आपके इथाइन क्या होते हैं जी, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जैसे ही सोडियम मेटल आएगा तो सोडियम मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, और इथाइन जिसको आप एसिटिलीन भी कहते हैं,
ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसिटाइलाइट के अंदर। ये दूसरा हाइड्रोजन भी आपका क्या है, एसिडिक इन नेचर है जी, और ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम से क्या हो जाएगा जी, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको डाई सोडियम एसिटाइलाइट। तो इथाइन का रिएक्शन अगर आप डायरेक्ट 2 मोल ऑफ सोडियम से करवा दे तो आपको डाई सोडियम एसिटाइलाइट मिल जाता, लेकिन आपने सिंगल सब्स्टिट्यूशन करके दिखाई है, तो दोनों तरीके से पॉसिबल है, दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है। ये डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सोडियम पे। ठीक है जी। तो इथाइन इस जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस बात का सबूत है जी कि इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं जी, यानी इथाइन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल है। और रिप्लेसेबल होने की मैंने आपको वजह बताई थी कि जो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन कार्बन के दरमियान ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है जी, वो वीक पड़ रहा है और उसके ऊपर पोल्स अपेयर हो रहे हैं और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव पोल अपेयर हुआ है जी, जिसकी वजह से सोडियम मेटल से अगर इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो सोडियम इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा जी, रिप्लेस कर देगा या इसको क्या कर देगा जी, सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसका मतलब है जी इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर है, और जब भी इथाइन का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाया जाएगा तो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को आप सोडियम एसिटाइलाइट कहते हैं और डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को आप डाई सोडियम एसिटाइलाइट कहते हैं जी। तो ये आपका सिंपल रिएक्शन था जी। ये अगला रिएक्शन आपके सामने है जी। तो ये जो काम सोडियम मेटल ने किया है जी, वो काम आपके हैवी मेटल्स भी कर सकते हैं जी। और मतलब वही है जी कि इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिप्लेस होना ये इस बात का सबूत है जी कि इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर है जी। तो इथाइन का रिएक्शन अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएंगे अमोनिया की प्रेजेंस में, तो अमोनिया यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा जी, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ जाएंगे जी, NO3 के साथ जाएंगे और ये नाइट्रिक एसिड बनाएंगे और ये दोनों सिल्वर इन एक एक कार्बन के पास आ जाएंगे। तो जो आपका इथाइन है, जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये सिल्वर एसिटाइलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप सिल्वर एसिटाइलाइट भी कह सकते हैं, इसको आप डाई सिल्वर एसिटाइलाइट भी कह सकते हैं जी। और क्योंकि ये इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जी, तो ये वाइट सॉलिड भी कहलाता है। ठीक है जी। तो इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाइट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। या आप ये कहें जी कि इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिल्वर एसिटाइलाइड या डाई सिल्वर एसिटाइलाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। दूसरा रिएक्शन भी पॉसिबल है जी कि अगर इथाइन का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करवाया जाए तो अमोनिया की प्रेजेंस में करवाया जाएगा। अमोनियम इस रिएक्शन को क्या करेगा जी, कैटलाइज करेगा और उसके नतीजे में क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे जी और इन दोनों हाइड्रोजन की जगह कॉपर आके लग जाएगा और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा जी, HCl मिलेगा। अमोनिया इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा और ये आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो इथाइन, जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये कॉपर एसिटाइलाइट के अंदर, या इसको आप डाई कॉपर एसिटाइलाइट भी कह सकते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। इसलिए कॉपर एसिटाइलाइड या डाई कॉपर एसिटाइलाइड ये आपका रेड सॉलिड कहलाता है जी। तो इन दोनों रिएक्शन से और इससे पहले वाला जो आपने रिएक्शन पढ़ा सोडियम के साथ, उन तीनों रिएक्शन ये इस बात का सबूत है जी कि इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर है, यानी इथाइन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो सकता है। ये बात आपके दिमाग में रहे कि इथेन और इथीन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ये कभी भी एसिडिक इन नेचर नहीं होते। हाँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल वाला बॉन्ड वाला कंपाउंड ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है और उसकी वजह मैंने आपको बताई। नवा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और नवा रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जी। तो इथाइन के अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे अंडर हार्श कंडीशन, यानी आपको इन इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स को हीट करना पड़ेगा, ऑर्गेनो निकल को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करना पड़ेगा और असल में ऑर्गेनो निकल की ये ट्यूब बनाई जाती है जी और इसको रेड हॉट किया जाता है और रेड हॉट करने के बाद इस ट्यूब में से आप इथाइन के वेपर्स को पास करते हैं। तो इथाइन की वेपर्स की पॉलीमराइजेशन होती है और इथाइन की पॉलीमराइजेशन से आपको बेंजीन मिलता है जी। तो यानी आपने यहाँ ये सीखा जी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिला। ठीक है जी। या आप ये कहें जी कि आपको ए साइक्लिक कंपाउंड से आपको क्या मिला जी, साइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड मिला। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जी। तो इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पॉलीमराइजेशन के बाद बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो डबल बॉन्ड जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है
और उसके बाद इसकी साइक्लाइजेशन होती है जी। तो ऑल्टरनेटिव कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, जिसके नतीजे में इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या देखा जी, इथाइन जिसको आप एसिटाइलिन कह रहे हैं, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दिस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन एक बार फिर आएगा जिस वक्त आप बेंजीन की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे जी। तो ये आज का लेक्चर था जी, और इस लेक्चर के अंदर आपने इथाइन की प्रिपरेशन के तरीके और फिर इथाइन से होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया। अब हम इस लेक्चर को समराइज करने जा रहे हैं जी। तो ये इथाइन को बनाने के तरीके और इथाइन से होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को एक जगह समराइज किया गया है जी, इसको हम स्टडी करेंगे जी। तो ये इथाइन है जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसको बनाने के आपने दो तरीके पढ़े और इससे होने वाले रिएक्शन आपने बहुत ज़्यादा पढ़े जी। तो इथाइन को बनाने का जो पहला तरीका था वो था जी कैल्शियम कार्बाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो उसके नतीजे में कैल्शियम वाटर के साथ जो OH है जी उसके साथ निकल जाएगा और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, जिसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पहले से ही मौजूद था। तो दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन चले जाएंगे और कैल्शियम कार्बाइड इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरा रिएक्शन पढ़ा वो आपने पढ़ा जी 1,2 डाइब्रोमोइथेन की डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवाई थी आपने, और डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवाने के लिए आपको डीहाइड्रोहाइलोजिनेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका डीहाइड्रोहाइलोजिनेटिंग एजेंट है। तो दोनों कार्बन में से दोनों ब्रोमीन को पोटेशियम अपने साथ लेके जाएगा और दोनों OH ग्रुप इन दोनों कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसियां खाली होंगी और दोनों कार्बन के दरमियान दो पाई बॉन्ड बनेंगे, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और 1,2 डाइब्रोमोइथेन इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके इथाइन के होने वाले केमिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं जी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये तमाम ही हाइड्रोकार्बन का खासा है जी। तो अगर इथाइन को भी ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा तो ये कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके नतीजे में आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी। आपने पढ़ा जी कि इथाइन की हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है जी। तो इथाइन की अगर हाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी तो पहले ये इथीन के अंदर कन्वर्ट होगा, और अगर इसकी मजीद हाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी तो ये इथेन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इथीन और इथेन ये आपके दो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं जी दो मुख्तलिफ स्टेप के अंदर। क्लोरिनेशन पॉसिबल है जी, और अगर क्लोरिनेशन करवाई जाएगी तो डबल क्लोरिनेशन भी पॉसिबल है जी आपको, यानी डबल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी आपको मिलेगी और आपको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी आपको मिलेगी जी। तो अगर क्लोरिनेशन करवाई जाएगी तो ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मजीद क्लोरिनेशन करवाई जाएगी तो ये 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये पहले अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके बाद सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि क्लोरीन के जो डबल सब्स्टिट्यूशन है वो क्लोरीन के साथ भी डबल, और जो टेट्रा सब्स्टिट्यूशन है टेट्रा का ख्याल रखिएगा जी कि टेट्रा सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ पॉसिबल है, लेकिन आयोडीन के साथ टेट्रा सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। आयोडीन के साथ आपको सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही मिलेगा, और उसकी वजह आयोडीन का बल्कि होना है, आयोडीन का मैसिव होना है। एक और बात आपने यहाँ पे सीखी जी कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है, और उसकी वजह यह है जी कि क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, और आयोडीन आपके सॉलिड फॉर्म में है, और गैसेस की रिएक्टिविटी लिक्विड से और सॉलिड से ज्यादा होती है। आपने हाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ी, और अगर इसका रिएक्शन HCl से करवाया जाएगा तो आपको पहले विनाइल क्लोराइड मिलेगा, और मजीद रिएक्शन HCl से करवाया जाएगा तो आपको 1,1 डाइक्लोरोइथेन मिलेगा। और यहाँ आपने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है जो आप पीछे लेक्चर में देख लीजिएगा जी। तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन है वो HCl से, HBr और HI तीनों से पॉसिबल है, और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो HI का रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होता है जी। और उसकी वजह क्या है जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HI के दरमियान सबसे कम है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो सब्सटेंस क्या होगी आपकी, अनस्टेबल होगी, और सब्सटेंस जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा जी। और बॉन्ड के वीक होने की वजह से इसका बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड फॉर्म होना क्या होगा जी, आसान होगा। इसलिए HI रिएक्टिविटी ऑर्डर में पहला नंबर है और HBr का दूसरा नंबर है, और HCl सबसे कम रिएक्टिव है। अगर रिएक्शन HCN से करवाया जाएगा तो HCN से रिएक्शन करवाने के लिए, जिसको आप हाइड्रोजन साइनाइड कह रहे हैं, इससे रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और आपका इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विनाइल साइनाइड के अंदर, जिसको आप एक्राइलो नाइट्राइल भी कहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। अगर इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा तो इसके लिए भी आपको कैटलिस्ट की जरूरत होगी। मर्क्यूरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा, तो पहले ये विनाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा, और क्योंकि विनाइल अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है, इसकी रीअरेंजमेंट होगी, तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बाद इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पॉसिबल है कोल्ड कंडीशन के अंदर और हॉट कंडीशन के अंदर। अगर कोल्ड कंडीशन के अंदर इथाइन की ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो ये मिथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, और अगर हॉट कंडीशन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो ये इथेन डायोइक एसिड यानी ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये पढ़ा जी कि इथाइन आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, और एसिडिक इन नेचर का मतलब ये है जी कि इनका जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो रिप्लेस हो सकता है। तो सोडियम से रिप्लेस होगा तो ये सोडियम एसिटाइलाइड बनाएगा, अगर ये कॉपर से रिप्लेस होगा तो ये कॉपर एसिटाइलाइड बनाएगा, और अगर ये सिल्वर से रिप्लेस होगा तो ये सिल्वर एसिटाइलाइड बनाएगा। इनको आप एसिटाइलाइड भी कह सकते हैं, और आप इसको डाई सोडियम, डाई कॉपर और डाई सिल्वर एसिटाइलाइड भी कह सकते हैं। और जो आखिरी रिएक्शन पढ़ा वो आपने ये पढ़ा जी कि अगर इथाइन की पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी, और इसके लिए आपको इथाइन को रेड हॉट ट्यूब से पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर ऑर्गेनो निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद होगा, तो इथाइन की पॉलीमराइजेशन होगी, इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होंगे और ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जी। तो ये तमाम रिएक्शन इथाइन के अब आपके सामने है जी, इथाइन को बनाने के तरीके और इथाइन से होने वाले रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो आपने इसकी समरी को सुना, इसकी समरी को देखा जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसको आप समराइज करें जी अपने पास, और समराइज करने के बाद आप इसकी लिख कर प्रैक्टिस करें। जिस वक्त आपको कमांड हासिल हो जाएगी तो फिर आप इसको बगैर देखे लिख सकते हैं जी, और लिख कर प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपका अगला काम क्या है जी, आप असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें जी। तो जब आप असाइनमेंट को अटैम्प्ट करेंगे जी तो फिर ये आपके जो रिएक्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे। तो जो ऑर्गेनिक जो आप सीरीज पढ़ रहे हैं जी, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें रिएक्शन को काबू पाने का तरीका यह है जी कि हर फैमिली के रिएक्शंस को आप समराइज करें, और समराइज करने के बाद आप बगैर देखे लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें, और लिख कर प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप असाइनमेंट्स करें। तो असाइनमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ आपको रिएक्शन दिए जाते हैं जी, तो उन रिएक्शंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद आपके केमिकल रिएक्शंस क्या होते जाएंगे, पक्के होते जाएंगे, और आपके लिए इम्तिहान में केमिकल इक्वेशंस को अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करेंगे जी कि इथाइन की सवालात इम्तिहान में किस तरह से आए हुए हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे जी। ये पहला सवाल अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, गिव द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है इन केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो पहले वाला देखते हैं जी, लिखा हुआ है जी 1,2 डाइक्लोरो इथेन लिखा हुआ है जी, और इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाना है, और C2H5OH लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉल के अंदर आपने बनाया है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट है जी। तो इस कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इन दोनों कार्बन से दोनों क्लोरो को रिमूव करेगा, और उसके नतीजे में ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था। ये दोनों क्लोरो इस पोटेशियम के साथ निकल जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोक्सी इन दोनों हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएंगे, दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसियां खाली होंगी, और उसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी 1,2 डाइक्लोरोइथेन इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। दूसरा रिएक्शन देखें तो इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो द रिएक्शन इज वेरी इजी जी। तो आप ये जानते हैं जी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो पहले विनाइल अल्कोहल मिलता है। विनाइल अल्कोहल का मतलब ये है जी कि ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है जी, और एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाता है, दूसरे कार्बन पे OH चला जाता है, ये विनाइल अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और विनाइल अल्कोहल क्या होता है, आपका अनस्टेबल होता है। तो विनाइल अल्कोहल फिर क्या करता है, विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होता है जी, और रीअरेंज होने के बाद वो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इथीन ने क्या किया, तो इथीन का रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ करवाया इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में इस टेम्परेचर पे, तो पहले तो सिंपल एडिशन रिएक्शन हुआ, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया, एक कार्बन के पास OH चला गया, उसके बाद इसकी रीअरेंजमेंट हुई, ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो गया, इसने इसको कार्बोनाइल कार्बन बना लिया, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला गया तो ये CH3 हो गया।
तो आपका इथाइन पहले विनाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हुआ और विनाइल अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो तीसरा रिएक्शन अब आपको नजर आ रहा है जी, तो इथाइन का रिएक्शन करवाना है ऑर्गेनो निकल से रेड हॉट ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब है आपको बेंजीन मिलेगा। तो आपने इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन आपने रेड हॉट ट्यूब ऑर्गेनो निकल की मौजूदगी में आपने करवाया, रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है और इथाइन बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल अगर आपने जो रिएक्शंस की प्रैक्टिस की थी तो अब रिएक्शंस आपके दिमाग में थे, तो आपको ये इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल नहीं है। ये भी देखिए इक्वेशन का सवाल है और लिखा हुआ है जी, गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग, और आपने करना है जी एसिटाइलिन विद कोल्ड केमिनोफोर। तो एसिटाइलिन का रिएक्शन आपने कोल्ड केमिनोफोर से करवाना है जी। तो आप जानते हैं जी कि एसिटाइलिन इथाइन को कहते हैं जी। तो इथाइन का रिएक्शन अगर आप कोल्ड केमिनोफोर से करवाएं तो आपको मिथानोइक एसिड मिलता है जी। तो ये दिमाग में अब आपको रिएक्शन रखना है। मैंने आपको क्या बताया था जी कि केमिनोफोर से जब रिएक्शन करवाया जाएगा कोल्ड कंडीशन के अंदर तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड ही ब्रेक हो जाते हैं और दोनों कार्बन अलहदा अलहदा डबली ऑक्सीडाइज होते हैं और इथाइन कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे इथाइन मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगला लिखा हुआ है जी कि इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, यानी इथाइन आपको बनाना है जी कैल्शियम कार्बाइड से। तो आप ये जानते हैं जी कि कैल्शियम कार्बाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो इथाइन मिलेगा। तो रिएक्शन आपके दिमाग में आया और आपने रिएक्शन को लिख दिया, ये आपने कैल्शियम कार्बाइड बनाया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो कैल्शियम चला जाएगा 2 हाइड्रोक्सी को अपने साथ लेके और उसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पहले से मौजूद था, वाटर के जो 2 हाइड्रोजन है वो दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और कैल्शियम कार्बाइड इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन देखिए तो लिखा हुआ है जी ऑक्सैलिक एसिड बनाना है इथाइन से। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए इथाइन का रिएक्शन केमिनोफोर से करवाया था हॉट कंडीशन के अंदर। अगर ये बात दिमाग में आ रही है तो आपके लिए इक्वेशन को लिखना मुश्किल नहीं है जी। तो आपने इक्वेशन को लिखा, तो इथाइन का रिएक्शन जब केमिनोफोर से करवाया जाएगा हॉट कंडीशन के अंदर तो ये पाए बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बरकरार रहता है और दोनों ही कार्बन डबली ऑक्सीडाइज होते हैं और इथाइन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये मजीद 3 इक्वेशन आपने देखी जी। तो इक्वेशन अगर आपको याद होंगी और ये याद होंगी आपकी प्रैक्टिस से तो फिर आपको असाइनमेंट करना या इम्तिहान में इन सवालों को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ये तीसरा सवाल अब आपके सामने है और देखें ये भी इक्वेशन बेस्ड सवाल है और लिखा हुआ है जी कि रेड सॉलिड आपने बनाना है जी एसिटाइलिन से। तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेड सॉलिड क्या है जी, रेड सॉलिड है जी कॉपर एसिटाइलाइड। और कॉपर एसिटाइलाइड का मतलब ये है कि रिएक्शन किससे करवाना पड़ेगा, क्यूप्रस क्लोराइड से करवाना पड़ेगा, अमोनिया की मौजूदगी में करवाना पड़ेगा। तो आपने रिएक्शन करवाया जी। तो इथाइन का रिएक्शन आपने क्यूप्रस क्लोराइड से करवाया अमोनिया की मौजूदगी में, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, Cl के साथ HCl बना के निकलेंगे और दोनों कॉपर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इथाइन किस में कन्वर्ट हो गया, डाई कॉपर एसिटाइलाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगला रिएक्शन है जी कि आपने इथेनॉल बनाना है। तो इथेनॉल है जी आपका एसिडल्डिहाइड और ये बनाना है आपने एसिटाइलिन से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल स्टेप में नहीं मिलता, बल्कि इथेनॉल आपको किससे मिलता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से मिलता है। किसकी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से मिलता है, विनाइल अल्कोहल की मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से मिलता है। और विनाइल अल्कोहल बनाने के लिए आपको इथाइन का रिएक्शन वाटर से करवाना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपने यही रिएक्शन करवाया, तो इथाइन का रिएक्शन आपने वाटर से करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये विनाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हुआ, विनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट हुई और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छी तरह अब ये सवाल लिखा हुआ है जी कि एसिटाइलिन शोज एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिटाइलिन एसिडिक इन नेचर है, ये बात आपको साबित करनी है और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसने कहा जी कि 2 रिएक्शंस दो। आपने 3 रिएक्शंस पढ़े, आप 2 रिएक्शंस को दे दीजिए। तो पहले तो आप ये बताएं जी कि इथाइन एसिडिक इन नेचर क्यों है, किस बात को समझाएं। तो आपने क्या लिखा जी कि इथाइन एसिडिक इन नेचर है और उसकी वजह क्या है जी कि इथाइन में मौजूद जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो सोडियम से या हैवी मेटल से, जिसके अंदर सिल्वर आ रहा है, जिसके अंदर कॉपर आ रहा है, उससे एक्सचेंज हो सकते हैं, उससे रिप्लेस हो सकते हैं, उससे सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। इसका मतलब है इथाइन एसिडिक इन नेचर है जी। और आपने ये 2 रिएक्शन लिखे जी। तो आपने लिखा जी फॉर्मेशन ऑफ डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। तो आपने इथाइन का रिएक्शन किससे करवाया, आपने करवाया सिल्वर नाइट्रेट से।
अमोनिया की प्रेजेंस में, और दोनों ही हाइड्रोजन एसिड बना के निकल गए, और दोनों ही कार्बन पे क्या आके लग गया, सिल्वर आके लग गया। और दूसरा क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉपर एसिटाइलाइड। तो यहाँ पे आपने इथाइन का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करवाया अमोनिया की प्रेजेंस में, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या होगा जी, रिप्लेस हो गए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका बहुत आप ख्याल रखिएगा जी। इथाइन एसिडिक इन नेचर है, तो अगर आपसे कहा जाए कि शो करें जी कि इथाइन एसिडिक इन नेचर है, तो आपने ये दो रिएक्शंस, ये आप सोडियम का रिएक्शन भी लिख सकते थे, क्योंकि ये दो रिएक्शन मुकम्मल है जी, इसलिए ये रिएक्शन को लिखना सोडियम के रिएक्शन लिखने से ज्यादा अच्छा है। ये पांचवा सवाल अब आपके सामने है, और फिर देखेंगे इक्वेशन बेस्ड सवाल है, और लिखा हुआ है जी कि इथाइन का रिएक्शन आयोडीन से करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, सनलाइट की मौजूदगी में करवाएं या सनलाइट की गैर मौजूदगी में करवाएं, रिएक्शन तो पॉसिबल है जी, तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। आप जो वो कह रहा है वो आप लिख दें जी, आपने सनलाइट से इसका रिएक्शन लिखा, और क्योंकि आयोडीन की टेट्रा सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है जी, तो सनलाइट की मौजूदगी में भी पॉसिबल नहीं होगी, तो इथाइन का रिएक्शन जब आयोडीन से करवाया जाएगा सनलाइट की मौजूदगी में, तो आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका है जी 1,2 डाई आयोडो इथीन। और अगर इसका रिएक्शन आप इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे तब भी यही रिएक्शन होगा, तो आपने लिख दिया जी यहाँ पे एरो के ऊपर इथेनॉल लिख दिया, तो रिएक्शन क्या रहा जी, सेम रहा, चाहे सनलाइट की मौजूदगी में करवाया जाए चाहे इथेनॉल की मौजूदगी में करवाए, सनलाइट की जरूरत नहीं होती, अगर करवा रहे हैं तो कोई मुजाहिका भी नहीं है जी, क्योंकि ये विदाउट सनलाइट प्रोसीड हो सकते हैं, अगर सनलाइट दे दी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, असल क्या है जी इथेनॉल का देना, तो इसलिए दोनों रिएक्शन आपके क्या है जी, एक जैसे हैं जी। तीसरा रिएक्शन लिखा हुआ है जी इथाइलिन एसिटाइलिन का रिएक्शन, जिसको आप इथीन भी कहते हैं, उसका रिएक्शन आपने कोल्ड केमिनोफोर से करवाना है, और आप ये जानते हैं जी कोल्ड केमिनोफोर से करवाते हैं तो आपको मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड मिलता है, तो ये आपने रिएक्शन करके दिखाया। और इथाइन जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, उसको आपने फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने केमिस्ट्री ऑफ इथाइन को डिस्कस किया। तो आपके जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे यहाँ पे ये खत्म हो गए, आपने मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन की केमिस्ट्री को आपने डिस्कस किया। अब आपके दो काम बनते हैं जी, एक काम तो बनता है जी कि आप पहले इन तीनों फैमिलीज को अलग अलग समराइज करें, और इन तीनों फैमिलीज की आप अलहदा अलहदा प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जो अगला काम बनता है वो आपका क्या बनता है जी, कि उसके बाद इन तीनों फैमिलीज की एक साथ प्रैक्टिस करें, यानी जो असाइनमेंट अटैम्प्ट करें वो इस तरह से अटैम्प्ट करें कि इन तीनों फैमिलीज के रिएक्शन आपको लिख के दिए जाएं, और फिर आप इन तीनों फैमिलीज पर कमांड हासिल करें, क्योंकि पेपर के अंदर ये फैमिली वाइज तो नहीं आता, पेपर के अंदर तो तमाम की तमाम फैमिलीज आपके पास एक साथ आएंगी। तो स्टेप वाइज तरीका है जी कि पहले एक फैमिली पे कमांड हासिल करें, फिर दूसरी फैमिली पे कमांड हासिल करें, फिर तीसरी फैमिली पे कमांड हासिल करें, और जब तीनों फैमिलीज पे कमांड हासिल कर लें तो फिर तीनों पर एक साथ कमांड हासिल करने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर आप स्टेप वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट अटेम्प्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बताए हुए तरीका पर अमल करेंगे, और अगर आप बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ख़ास फ़ायदा आपको इसका इम्तिहान में नज़र आएगा जी। तो अगले लेक्चर के अंदर अब आपसे मुलाकात होगी जी, और जो हमारा अगला लेक्चर है उसके अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन के बनाने के तरीके और बेंजीन से होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।